हेलो प्यारे साथियों। विबलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार का यूपीटीटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। तो आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं यूपीटीटी पेपर जो आपका 2014 में हुआ था, उसके गणित के प्रश्नों को इस क्लास में हम आपको कराएंगे। यदि आप भी यूपीटीटी में मैथ पेपर में 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें, अगर आप यूपीटीटी के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं, चाहे मैथ आपका कितना भी वीक हो, तो प्रतिदिन शाम को 8 बजे मैथ की क्लास होती है। इस मैथ की क्लास से आप जुड़ सकते हैं और एक एक चीज, एक एक टर्म्स और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें, अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 2011 से लेकर के 2022 तक के पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा। क्यों? तब आपको पता चलेगा कि यूपीटीटी में मैथ के किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2014 पेपर को और एक एक प्रश्न रफ पेन लेकर के बैठे रहिएगा। कोई नए पॉइंट मिले, नई जानकारी मिले, उसको लिख लीजिएगा। खैर, इसका पीडीएफ जो लोग यूपीटीटी प्रैक्टिस बैच से हैं उनको तो हम दे ही देंगे, प्रैक्टिस बैच से अगर आप ज्वाइन होंगे तो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2014 पेपर, ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न 2014 पेपर में। इससे पहले के जो प्रश्न थे उसको हमने करा दिया था। देखिए, ये प्रश्न देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। इतना आसानी तरीके से लग जाएगा, आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए प्रश्न क्या है भाई, कि दिया है यहाँ पे बिग ब्रैकेट, फिर ये पे दिया है मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट। देखिए 3 ब्रैकेट दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट। कौन सा? बिग ब्रैकेट। ये आपका कौन सा होता है? मिडल ब्रैकेट। यहाँ पे मिडल ब्रैकेट। और ये क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे ब्रैकेट से हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्रश्न देखिए दिया है -2 के पावर, यहाँ पे दिया 1, यहाँ पे -1 होना चाहिए, फिर यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका मान क्या हो जाएगा। एक चीज आपको समझना होगा, अगर कोई चीज a के पावर b के पावर, अगर कोई चीज c के पावर, अगर कोई चीज d है, इस तरह से है, तो एक काम करते हैं, इसका जो होता है ना, ये जो पावर होता है, इसका आपस में गुणा होता है। सेम हम यही काम कर लेंगे। यहाँ -1, -1, -1 और -1 है, इन चारों का आपस में गुणा करेंगे तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस कितनी बार है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। कितनी बार माइनस है? 4 बार है। तो ये यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? अगर माइनस सम बार रहेगा, अगर ये जो माइनस का टाइम है ये सम बार है, सम टाइम्स है, कितने टाइम्स है? सम टाइम्स, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आता है। तो यहाँ पे जो होगा +1 हो जाएगा। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से इसको हम लगा लेंगे। यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे -2 रख लेंगे। इसके ऊपर इतने के जगह क्या लिख सकते हैं? इतने के जगह सर ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए +1 हो जाएगा। तो -2 के पावर 1, तो -2 के पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब -2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न से 2 जानकारी हमने सीखी। पहली चीज क्या हमने सीखा, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चीज इस तरह से दिया है, जैसे 2 के पावर दे दिया गया, 3 के पावर दे दिया गया, 4 के पावर ऐसे दे दिया गया, 5, इसका मतलब ये हमने सीखा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी 4 तिहाई 12, 3 चौको 12, 5 60, 2 के पावर क्या लिख लेंगे? 60। दूसरी चीज हमने क्या सीखा कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई सम बार हो, अगर माइनस का मल्टीप्लाई सम टाइम्स हो, ठीक है, कितनी बार आया था? 4, सम टाइम्स हो, तो उसका आंसर क्या आता है? प्लस आता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे प्लस आया है। नहीं तो आप ऐसे भी जानते होंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ तक प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास यूपीटीटी 2014 का अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन शानदार प्रश्न है। ठीक है, चले भाई देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर, c मीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन क्या होगा? ए बी सी मीटर क्यूब होगा। करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीटर क्यूब होगा। करड़ी में ए बी सी मीटर क्यूब होगा। 3 करड़ी में ए बी सी मीटर क्यूब होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब कहेंगे सर क्या, देखिए इसको आप याद कर लीजिए, यह एक फार्मूला है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसको लगाएंगे थोड़ा समय लगेगा। अब कैसे याद रहेगा, देखिए अगर कोई भी घनाभ है, घनाभ अगर उसके 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी और सी दिया है और अगर उसका आपसे आयतन पूछ रहा है तो आयतन डायरेक्ट जान लीजिए आप करड़ी में ए बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करड़ी में ए बी सी याद कर लेना है। कई बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आया, डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है। बस आपको क्या है, किसी घनाभ के तीनों फलकों का अगर क्षेत्रफल ए बी सी दिया है और उसका आयतन पूछेगा तो करड़ी में बस कर लीजिएगा ए बी सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है, ये सॉल्व करने वाला प्रश्न है, इसको अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्या इतना 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है ये 6 से पूरी तरीके से कट जा रही है, तो यहाँ पे जहां पे ए है वहां पे क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए वहां पे क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए 6 से कटने का क्या रूल है, कोई संख्या 6 से कटती है उसका नियम ये होता है कि अगर वो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो संख्या 6 से कट जाती है। अगर कोई संख्या आपको चेक करनी है कि ये संख्या 6 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी, तो उसका रूल ये है कि पहले उस संख्या अगर 2 से कट जाती है और 3 से कट जाती है, दोनों से कट जाती है, इससे और इससे दोनों से कट जाती है तो इससे भी कट जाएगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कोई संख्या है आपके पास, जैसे 6 है, 2 5 3 2 9 1 5, यहाँ पे क्या है ए है, यहाँ पे ए है ना, चले भाई यहाँ पे ए है। अब ए की जगह पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5 रख के देखिए, तो यहाँ पे हम अगर 5 रखेंगे तो 5 2 से कटेगा। भाई 2 का रूल क्या है कटने का, कोई संख्या 2 से कटेगी उसका क्या नियम होता है, कोई संख्या 2 से कटती उसका नियम ये होता है कि उसके इकाई का अंक जो होता है 2 से कटना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम यहाँ एक जगह हम 5 रखते हैं तो 5 2 से कटेगा इकाई का अंक, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 5 नहीं होगा। चलिए 6 पे चलते हैं, अगर हम एक जगह, ये नहीं होगा, एक जगह हम 6 रखते हैं तो बताइए 2 से क्या 6 कट जाएगा, हाँ सर 2 तिहाई 6 होता है, कट जाएगा। अब 3 से चेक करिए, क्या 3 से क्या नियम है सर, 3 से क्या रूल है, 2 कहता है कि बस इकाई का अंक देखिए उसमें भाग दीजिए और अगर वो कट जा रही है तो पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। जैसे हमने 6 को देखा, 6 हमारा 2 से कट जा रहा था इसलिए पूरी संख्या आपकी 2 से कट जाएगी अगर एक की जगह 6 रखेंगे तो। अब यहाँ पे 3 का नियम क्या है, 3 कहता है कि सबको जोड़ लीजिए, क्या कर लिए, सबको जोड़ लीजिए, फिर उसमें 3 से भाग दे करके देखिए, अगर कटता है तो 3 से कट जाएगा। तो चलिए अगर हम सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 9 27, यही ना, 18 9 27 27 1 28 28 और 5 33 33 और 6 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 33 से कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 3 से कट जाएगा, देखिए 3 एक कम 3 3 तरीके 9। इसका मतलब कि यह जो संख्या जब हमने 6 रखा, यहाँ पे जब 6 रखा तब ये जो है कि 2 से भी कट गया 3 से भी कट गया, इसका मतलब ये 6 से भी संख्या कट जाएगी। ये संख्या 6 से कब कटी, जब एक की जगह हम 6 रख लें। इसका आंसर क्या आपका 6 होगा, नहीं, अगर आप जल्दबाजी किए तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि स्थान पे सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा, तो क्या 6 से कोई भी और भी बड़ा अंक रखने पे यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे 8 रख करके देखते हैं। 8 अगर यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 का नियम यही है कि इकाई में 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8, हाँ 2 से कट जाएगा। और 3 से क्या नियम है, सबको जोड़ लीजिए, और यहां तक जब हम जोड़े हैं 6 जोड़े हैं तब हमारा 39 आया था, 2 और जोड़ लीजिए, 39 2 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। जब 8 के लिए 41, 41 में 3 का भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 8 नहीं होगा। 9 को चेक कर लेते हैं, अगर हम ए के स्थान पे 9 रख लिए तो ये पहले ही 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये जो संख्या है यहाँ पे न तो 8 होगा, न ही 9 होगा, न ही 5 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे समझ में बात आ गई होगी, समझ में बात आ गई होगी कैसे किया हमने। ठीक है, बस यही जानते रहे, कोई संख्या 6 से कटेगी तो वो चेक कर लीजिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, अगर दोनों से कट गई तो 6 से कट जाएगी, डेफिनेटली आपकी 6 से कटेगी। 2 का क्या नियम है, उसके इकाई के अंक में आप 2 का भाग दे करके देखिए, तो जैसे 6 में 2 का भाग दिए कट गया, तो 3 का नियम क्या है, सबको जोड़ लीजिए, अब बटे में 3 का भाग दीजिए, तो जब हमने सबको जोड़ लीजिए तो 39 है, 39 में 3 का भाग दिया, 13 3 39, मतलब
ये भी कट गया, इसका मतलब ये यहाँ पे 6 ही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 पेपर। देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि रटना है मैथ में, एक एक चीज समझिए कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपया है। जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 अधिक है, प्रिया के पास है। प्रश्न देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक जतिन और प्रिया के पास कितना है? 41 रुपए है। अगर मैं यही बात कहूं कि जतिन और प्रिया के पास, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 6 रुपए है। कितने रुपए है? 6 रुपए है। जतिन और प्रिया के पास मान लीजिए मैंने कह दिया 6 रुपए है, और मैं कह दूं जतिन के पास 2 रुपए है, तो प्रिया के पास कितने होगा? तो आप कहेंगे सर अगर जतिन और प्रिया को मिला करके अगर दोनों के पास 6 रुपए है, अगर जतिन के पास 2 रुपए है तो प्रिया के पास 4 रुपए होंगे। कैसे? भाई दोनों को मिला के 6 रुपए था और इसके पास 2 रुपए आया तो इसके पास 4 ही रुपए बचेगा। दोनों को मिला के 6 था, इसके पास 2 है तो इसका मतलब इसके पास 4। ये कैसे आया है 4? ये 4 कैसे आया है? जब आपने 6 में से 2 को घटाया है, जब 6 में से 2 को घटाया तभी ना आया। तो मान लीजिए मैं मान लो कि प्रिया के पास x रुपए है, अब इसको भूल जाइए। मान लीजिए मैंने कह दिया कि प्रिया के पास x रुपए है, प्रिया के पास क्या है? या x रुपए है। चाहे मैं इसी को मान लेता हूं कि जतिन के पास ही x रुपए है। मान लीजिए जतिन के पास क्या है? x रुपए है। तो प्रिया के पास कितना हो जाएगा? जैसे जतिन के पास 2 रुपए था तो प्रिया के पास कितने रुपए आया था? 4 रुपए। जब आप 6 में से 2 को घटाए थे, उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 41 में से किसको घटा लेंगे? x मान लें x, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रिया के पास आ जाएगा। प्रिया के पास कितना हो जाएगा? 41 माइनस x। और जतिन के पास कितना है? जतिन के पास हमने माना है पहले से x रुपए, बस हो गया। प्रिया के पास 41 माइनस x, जतिन के पास x रुपए। अब जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे लगा दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि जतिन के पैसे का 1/4। तो बताइए जतिन का कितना पैसा है? जतिन का पैसा x है, तो जतिन के पैसा x यहीं पे लिख लेते हैं। जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन के पास कितना है? x है। का मतलब यहाँ पे गुणा होता है, 1/4 का मतलब 1/4 हो जाए, तो जतिन के पैसे का 1/4 हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रिया के पैसे का 1/4, तो प्रिया के पास कितने पैसे है? तो प्रिया के पास देखिए 41 माइनस एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे 41 माइनस एक्स, के का मतलब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखिए इधर हमारे पास ये हो गया। अब जतिन का पैसा x का गुणा 1 में करेंगे तो x/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या? प्रिया का पैसा 41 माइनस x/7 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका पैसा भाई? ये जतिन का है। और ये किसका भाई? ये है आपका प्रिया का। हो गया क्लियर? इतनी बात समझ में आई? के का मतलब गुणा, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे लगा रहे हैं। फिर कह रहा है कि जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 अधिक है। जतिन के पैसे का 1/4, ये जो 1/4 है प्रिया के पैसे का, ये जो प्रिया के पैसे का, ये जो है प्रिया के पैसे से ये 2 अधिक है, ये 2 रुपए अधिक है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए, तराजू में बैलेंस करने के लिए, हमेशा बराबर करने के लिए बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। ये कह रहा है कि जतिन के पास जो पैसा है ना, प्रिया के पैसे से, ये जो जो प्रिया का पैसा है इससे 2 रुपया अधिक है। जतिन के पास 2 रुपया अधिक है। यहाँ पढ़िए, आप लिखा गया है जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 से 2 अधिक है। ये जतिन के पास 2 रुपए अधिक है। अगर इसके पास 2 रुपए अधिक है तो जोड़ेंगे किस पे? इसको 2 रुपए दे देंगे तभी तो बराबर होगा। बैलेंस कब होगा? बैलेंस, एक मिनट भाई, बैलेंस तभी ना होगा, तराजू बैलेंस तभी होगा, इसके पास 2 रुपए अधिक है तो इसमें 2 रुपए इसको दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? चलिए भाई, ये देखिए x/4 है तो x/4 रहने देंगे, इधर बुला लेंगे, इधर -41 सॉरी, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ की आपके पास x/4 है, ठीक है? x अपान क्या हमारे पास है? 4 है। इधर देखिए आपका 41 माइनस 41 माइनस x/7 है, तो इसको हम लोग इस साइड ला लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका 41 माइनस x अब बटे क्या है? 7 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
4 साते 28 हो जाएगा। इसका इसमें भाग दे लेंगे, 4 साते 28, 7 का इसमें गुणा कर लेंगे, ऊपर गुणा किया जाता है तो 7x हो जाएगा, माइनस 7 का भाग 28 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और इस 4 का गुणा ऊपर वाले इन दोनों में होगा। जब इसमें करेंगे तो 4 एक कम 4 होगा, 4 चौको 16 होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट जब हो ना, अंदर माइनस जो भी साइन हो बदल जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 का गुणा x में करेंगे 4x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 7x है, यहाँ पे 4x, तो मिल करके कितना x हो गया हमारे पास है, मिल करके 11x हो गया। यहाँ माइनस 164 है तो माइनस 164 रख लेंगे अपान, यहाँ नीचे 28 है तो 28 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11x माइनस 164, ये 28 उधर जाएगा तो 28 दूना 56 हो जाएगा। कितना, ये इधर भागे में है, जब ये इधर भागे में है उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 11x है, ये माइनस 164 उधर जाएगा तो हो जाएगा 56 प्लस 164। तो जब 164 और 56 रुपए को जोड़ लीजिए तो 11x बराबर हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 और 4 10, 6 5 11, 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर गुणे में है तो यहाँ पे हो जाएगा 220, 11 इधर भागे में हो जाएगा, कैट हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया। x किसको माने थे, x रुपए किसको माने थे, x माने थे हमने जो है कि जतिन के पास x रुपए था, यानी जतिन के पास हमें 20 रुपए हो गए। लेकिन हमसे पूछा यहाँ पे तो प्रिया के पास है, तो प्रिया के पास कितना है 41 माइनस x है, तो 41 माइनस एक्स यानी कि 41 माइनस एक्स का मान कितना आ गया 20, तो 41 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 21, और यही आंसर हो जाएगा। प्रिया के पास कितने हो जाएंगे भाई, प्रिया के पास 21 रुपए यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 109 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो आपको दो फार्मूला जान लेना है वृत्त से संबंधित। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखिए दिया है वृत्त की परिधि, कह रहा है कि वृत्त की परिधि दिया है इसने, कि कह रहा है वृत्त की परिधि हमारा 44 है, और हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए गणित में यही चीज होगा, आपको कोई ना कोई चीज दिया होगा और कोई ना कोई चीज पूछा जाएगा। यहाँ परिधि दिया था 44 और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है वृत्त का। फार्मूला जान लीजिए, वृत्त की परिधि इसने कहा है कि 44 है, लेकिन वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, इसको आपको लिख लेना है, ये वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जो पाई की वैल्यू होती है आपको पता होगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, अगर हमें कहीं से आर की वैल्यू मिल जाती तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता, आर की वैल्यू मिल जाती क्षेत्रफल मिल जाता। लेकिन आर की वैल्यू कहां से मिलेगी, आर की वैल्यू यहां से मिलेगी। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 है, 22/7 रखेंगे, गुणे आर है, आर रखेंगे, बराबर 44 से 44। देखिए 22 दूना 44, अगर इस साइड कोई चीज ऊपर है उस साइड भी कोई चीज ऊपर है तो कट जाता है सेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, ये 7 इधर भागे के रूप में है, उधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा 7 आ गया। यही तो चाहिए था, यहां से रख लेंगे 7 गुणे 7, आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7 दो बार। यहाँ पे देखिए एगो 7 से एगो 7 कट गया, 7 का गुणा 2 में करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। किसी ऑप्शन में है 154, हाँ सर यहाँ पे है। बस दो फार्मूले थे, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, क्षेत्रफल का फार्मूला याद रख लीजिए पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी भी बिंदु शीर्ष पे कहीं पे भी मिलाएंगे वो वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जैसे हम गाय या कुछ बांधते हैं खूंटे से, ठीक है, मैक्सिमम वो कितना राउंड कर सकती है, ठीक है, वो जो भाई पगहा लगा हुआ था है उसकी त्रिज्या ही तो कहलाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दो फार्मूला इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं यूपीटीटी 2026 पेपर में प्रश्न आ सकता है, इस तरह का प्रश्न। और इस तरह का प्रश्न आप ऑप्शन से लगाइएगा। क्या प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम
उलट जाता है तो वह संख्या है। तो जब भी प्रश्न में दो अंकों की संख्या की बात किया जाए, कहेगा कि इसका अंकों का योग ये है, संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो पलट जाता है या उलट जाता है, तो आप ऑप्शंस लगाइए। पहली शर्त, इसमें दो शर्त होती है, ये देखिए पहली शर्त है। पहली शर्त क्या कह रही है कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यानी दो गो अंक है, दोनों को जोड़ने पे 7 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 2 और 5 कितना होगा? 7। बिल्कुल सही है भाई। 5 और 2 7, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 और 4 ये भी सही है सर। 3 और 7, ये पहली कंडीशन तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन, प्रश्न में दो कंडीशन दिया होगा। दूसरी कंडीशन है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अगर संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो जो संख्या होती है ना, उसका जो अंक होगा वो पलट जाएगा। तो चलिए इसमें 25 में 27 जोड़ करके देखिए। 25 में 27 जोड़ करके देखिए यहाँ पे। तो जब जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना होगा? 12। 2 2 4 1 5 होगा। इसका मतलब कि ये जो संख्या थी 25, अब ये 25 थी, ठीक है, तो अब कितना जोड़ने पे हो गया? 27, ये 52 बन गई। तो क्या सही बात है? बात यही क्या है कि 27 अगर जोड़ दिया जाता है संख्या में, तो जो इकाई के स्थान पे वो दहाई के स्थान पे चला जाता है, दो दहाई के स्थान पे इकाई के स्थान, आपस में अंक पलट जाते हैं। देखिए यहाँ पे 25 था तो 5 इसके जगह चला गया, 2 इसके जगह, इसका मतलब ये 52 हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपका सही होगा, लेकिन और सभी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। जैसे 52 में फिर 27 जोड़िए। अगर आप 52 में 27 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 5 2 7, ठीक है। इसको बनना क्या था? इसको बनना था 25, लेकिन बन क्या गया? 79। इसका मतलब ये नहीं होगा। क्यों क्यों कह रहा है कि जब इसमें संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक आपस में पलट जाने चाहिए, इसके जगह चला जाना चाहिए, इसके जगह चला आना चाहिए। तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं यहाँ पे, यहाँ तो 79 आ गया जोड़ने पे, इसका मतलब ये नहीं होगा। 43 में भी 27 जोड़ करके देखते हैं। जब 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10, 4 2 6 1 7। इसका मतलब यहाँ पे 43 था तो 34 बनना चाहिए था, लेकिन बन गया 70 जोड़ने पे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलिए 34 में देख लेते हैं। 34 में जब हम 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 4 11, 3 2 5 1 6, इसको बनना चाहिए था 43, लेकिन ये बन गया 61, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बस यही है, बस कंडीशन पढ़िए प्रश्न का, आसानी से आप लगा लेंगे ऑप्शन से, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, देखिए रहिएगा ध्यान से। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है टैली चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न है कि किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्ह के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से 5 कौन लिखा गया है? क्या ये 5 लिखा गया है, ये 5 है, या ये 5 है, या ये 5 है? ठीक है। यहाँ पे तो टैली चिन्ह को ऐसे बनाते भाई, ऐसे बनाते हैं जैसे आपका ये टैली चिन्ह है, 1 है, फिर 2 है, फिर ये आप 3 हो जाएगा, ये आपके पास क्या है? 4 हो जाएगा, ये आपके पास 5 बनाना है तो 4 मैक्सिमम आप बना सकते हैं, इसको ऐसे मैच कर देंगे 5 हो जाएगा। हमारा ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टैली चिन्ह हम अगर 5 को लिखना है तो 5 हमारे पास है। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर ऐसे बना दे 5 हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अंत में मैंने लिया होगा, ठीक है, अंत में मैंने दिखाया है आपको। हाँ ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए सिंपल से बात है। जैसे 1 को लिखना हो, एक बारंबारता को अगर टैली चिन्ह में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 2 को लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, 3 को लिखना है तो आप ऐसे लिख लेंगे, 4 को लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है। लेकिन अब 5 लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 आप ऐसे लिखेंगे, 4 बनाएंगे, फिर ऐसे पाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 6 बनाना है, तो जब 6 बनाना है तो 5 आप ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4, ऐसे कट कर देंगे 5 और 1 6, तो मैक्सिमम 4 बार ही सीधी लाइन आप खींच सकते हैं, जिस 6 हो गया। अब देखिए मान लीजिए 7 बनाना है, तो 7 बनाने के लिए 5 बनाइए पहले। कैसे बनाए भाई? 5 + 2, 5 बनाना है सर, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और 2 को और खींच लेंगे, तो देख रहे हैं ये आपका 7 हो गया। इसी तरह 8 बनाना है तो देखिए 5 और ये 3, 8 हो गया। 9 बनाना है तो ये देखिए 5 और 4 9 हो गया। ये 10 बनाना है, 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी अच्छे तरीके से जी। अब प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने, कहां पे थे हम लोग? प्रश्न पे आ जाए, हाँ यही वाले प्रश्न पे थे, ठीक है। ये हो गया भाई टैली चिन्ह वाला। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो बताते हैं उसको ध्यान से देखा करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न हमारे पास है
कि दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1। याद कर लीजिए, जब भी पूछेगा दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है उसको सह अभाज्य संख्या है। जैसे 3 है आपके पास, 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं है ना, और इनका मौसा भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सह अभाज्य संख्या। सह मतलब साथ साथ अभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्या जो साथ साथ रहती हैं जिनका मौसा 1 होता है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी महत्तम समापवर्तक हमेशा इनका 1 होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ये लीजिए आपके पास, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ, कभी गलत नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मेरी क्लासेस प्रतिदिन शाम को 8 बजे होगी क्लास, अगर आप जो भी समय आपके पास बचा हुआ 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, जो भी आपके पास है, अगर डेली प्रतिदिन 8 बजे क्लास देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो मैथ में अगर आपका मैथ 0 है एकदम, तब भी मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट सीखिए, कैसे हम बता रहे हैं हर प्रश्न को। जैसे आप में आ सकता है, ये दिया है, मैं कह रहा है कि 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए दो जगह 7 है, एक जगह यहाँ पे है, एक जगह 7 यहाँ पे है। तो जब दशमलव के इधर कोई स्थानीय मान, ठीक है, तो उस 7 का कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे 1715 है, इधर भूल जाइए इस वाले 7 को। इसका स्थानीय मान निकालने के लिए 7 गुणे, बचपन में सीखे होंगे, ये इकाई है, ये दहाई है, ये क्या है? सैकड़ा है। तो सैकड़े पे है तो 100 का गुणा कर देते थे, तो हमारा 7 हो जाएगा। तो जब इस 7 का स्थानीय मान निकाले तो यहाँ पे 700 आ गया। अब इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालना है जब दशमलव के इधर हो, जब दशमलव के उस साइड हो, अगर स्थानीय मान निकालना हो तो उसका बहुत सिंपल तरीका है। ये 7 है ना, इसको आप 7 को ऐसे लिख लीजिए, 7 को ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या करते थे, आप गुणा करते थे, लेकिन दशमलव को उधर रहेगा तो आप भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग देंगे। अब कहेंगे सर भाग देंगे तो क्या लिखेंगे? सर बताएं। जहां पे दशमलव है, ध्यान से देखिए, जहां पे आपका दशमलव है वहां पे 1 लिखेंगे, जहां पे दशमलव है वहां पे क्या लिखेंगे? 1। दशमलव के जगह 1। दशमलव के पीछे कितने लोग हैं? देखिए 1 2 लोग हैं, तो 2 को 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। जहां दशमलव है वहां 1 लिखेंगे, दशमलव के पीछे 2 लोग हैं तो 2 को 0 बढ़ा लेंगे। अब इसका इसमें भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 0.07। भाग दे लीजिएगा भाई, जब भाग देंगे तो 0.07 आ जाएगा। तो एक हमारा 700 आ गया, एक हमारा 0.7 आ गया, 07। इसका अंतर बताना, अंतर मतलब घटाना होता है। तो एक काम करते हैं, 700 में से कितना घटाना है? -0.07 घटा लेना है। घटाना भी बहुत आसान है, 700 यहाँ पे लिख लीजिए। अगर इसके पास दशमलव है तो इसके पास भी दशमलव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ दशमलव लगा के 2 को 0 अपने से बढ़ा लीजिए। अब एक काम करिए, इसका दशमलव उठा के इसके दशमलव के नीचे लिखिए, 07 है तो 07 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। घटा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, ये से हासिल लिया था, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, ये इसको हासिल देता गया था, 6 हो जाएगा, 699.93। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात होंगे? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है इस तरह का, दोनों तरीका सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये देखिए अब कुछ शिक्षण के क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शिक्षण के प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है, कम से कम मैथ में 30 में से 5-6 प्रश्न आपके शिक्षण के आएंगे। तो देखिए कितना आसान प्रश्न होते हैं, और केवल इतना बड़ा दिया जाता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाए, पढ़ने में आपको लगे कि अरे ये क्या पूछ रहा है, कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 114 कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दिए गए एक त्रुटि ज्ञात हुई। एक शिक्षक है जो बच्चों को योग पढ़ा रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाना पढ़ाए बच्चों को, हाँ सर पढ़ाए हैं। तो जब शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उन्हें एक गलती मिली, क्या मिली? 1/2 + 1/3 बराबर बच्चे ने कर दिया 2/5। बच्चे ने क्या किया, जब उसको उन्होंने जोड़ दिया तो 1/2 और 1/3 भिन्न का जोड़, तो बच्चे ने 2/5 कर दिया, लिख कर लगा दिया। उसने किया क्या? देखिए ऊपर वाले को जोड़ लिया है, नीचे वाले को नीचे जोड़ लिया है। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में शिक्षक को बच्चे को उपचारात्मक कार्य करना है कि बच्चा आगे गलतियां न करे, तो शिक्षक ऐसा क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है लघुत्तम समापवर्तक ल स की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करेंगे, बच्चों को ल स की अवधारणा को समझाएंगे, समझने का प्रयास कराएंगे। यहाँ पे बच्चे से कहेंगे कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करें। क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है? आप खुद समझ गए होंगे इसमें क्या दिक्कत है, कैसे लगाएंगे इसको हम। यहाँ पे आप लोगों को आंसर तो पता चली गया होगा क्या हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। भाई जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, हम जब लोगों को भिन्न सिखाया जाता था तो 2 और 3 का ल स निकालना तो सिखाया जाता था। जब तक हम लोगों को ल स नहीं आएगा समझ में, ल स की अवधारणा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं आएगा तब तक हम भिन्न का जोड़ घटाना नहीं लगा सकते। इसलिए बच्चों को हम एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चों को सहायता करेंगे। बाकी बच्चों से कहेंगे कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करे, पता चले इसी तरह का अभ्यास करता जाएगा। कुछ और देंगे यहाँ पे हम, ऐसे दे देंगे 3/4 प्लस 5/6, तो ऐसे कर देगा 5 3 8 6 4 10। ये उसकी यही ये क्या ये हम कराना चाहेंगे बच्चे से? नहीं ना। हम बच्चे को यहाँ पे क्या है कि उसमें अधिक से अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? बच्चा गलती कर रहा है तो वहां पे हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे तो बच्चा समझेगा कैसे? यहाँ पे है प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने के लिए सब कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का प्रश्न है ये। लीजिए देखिए, अच्छा प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, आंसर बताएंगे, इसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। जैसे हमके बच्चों को माप सिखाना है, जैसे मापने का, कोई चीज मापनी है, मेजरमेंट सिखाना बच्चों को है, तो क्रम से 4 ऑप्शन दिए हैं, बच्चों को पहले क्या सिखाना चाहिए ये दिया गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से। जैसे दिया है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। बताइए पहले कौन होगा क्रम से? आप कहेंगे सर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। देखिए बहुत आसान है, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे बच्चों को माप सिखाना है, मेजरमेंट सिखाना है, माप, तो सबसे पहला काम जानते क्या होगा? शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करता। अवलोकन मतलब होता है, पहले अगर किसी चीज का माप करना है तो पहले हम देखते हैं वो चीज बहुत बड़ी है कि बहुत छोटी है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, पहले बच्चा ऑब्जर्व करेगा चीजों को, ठीक है, देखेगा। अवलोकन मतलब देखना है, पहले बच्चा देखेगा भाई किस चीज की माप करनी है, कौन सी चीज मापनी है, ठीक है, ये बड़ी चीज है कि छोटी चीज है, पहले अवलोकन करना। इसका मतलब थर्ड नंबर आपका, हाँ थर्ड नंबर हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा। थर्ड, थर्ड कहीं पे दिया है? यहाँ पे देखिए चौथा दिया है, यहाँ पे पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, तो पहले नंबर पे तो देखना होगा, पहले नंबर पे ही होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन तो डी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम पूरा बता देते हैं। पहले बच्चा देखेगा कोई चीज बड़ी है कि कोई चीज छोटी है, उसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए उस चीज को, मान लीजिए उसने देख लिया कि ये वस्तु बहुत बड़ी है या छोटी है, तो अब उस वस्तु को लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का, अमानक इकाई का मतलब होता है एक ऐसी इकाई जिसका कोई मानक नहीं होता है। जैसे वो अपने हाथ का प्रयोग करेगा, हाथ का प्रयोग कर सकता है, कदम का प्रयोग कर सकता है, अंगुली का प्रयोग कर सकता है उस चीज को मापने के लिए। मतलब उसके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मापने के लिए, ठीक है, वो अपने पास जो घरेलू चीज है उसी चीज से मापेगा पहले। तो पहला आपका तीसरा हो गया अवलोकन करना, फिर अमानक इकाई हो गया। उसके बाद देखते हैं, फिर वो मानक इकाई का प्रयोग करेगा। मानक इकाई का मतलब जैसे सेंटीमीटर का यूज करेगा, सेंटीमीटर मतलब जो फिक्स है, फुट का यूज करेगा, बहुत सारी चीजों का यूज करेगा जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपके पास, ठीक है, ठीक है, तो उसका हम यूज करेगा। उसके बाद अंत में क्या करेगा? शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंध स्थापित। जब सब सारी चीजें कर लेगा तो सबसे बड़ी चीज है अवलोकन करेगा, देखेगा बड़ी है कि छोटी, फिर उस अपने हाथ से, कदम से, अंगुली से उसी को अमानक इकाई कहते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट जो मापने वाली होती है उसका वो प्रयोग करेगा। उसके बाद अंत में संबंध, अंत में क्या हो जाएगा? संबंध। तो पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद पहला, फिर उसके बाद चौथा। ये कहाँ पे दिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी डी में दिया था, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये शिक्षण का क्वेश्चन है, समझिए, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं ना, 2014 पेपर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आंसर आपको देने का प्रयास करना है। प्रश्न यहाँ पे है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, अगर एक अच्छा हम मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, एक गणितज्ञ बनाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता है, तब अच्छे गणितज्ञ होंगे। अधिकतर सूत्रों को जो याद कर लेता है तो अच्छा गणितज्ञ होता है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना अच्छा गणितज्ञ होता है। यह सभी अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट को, सभी कॉन्सेप्ट को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये होता है। बताएं भाई क्या हो जाएगा? आप लोगों को आंसर तो पता चल गया होगा, बिल्कुल आंसर आप लोगों को दिख रहा है कि सर कैसे बताएं सर, ठीक है। बताइए भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना आपका हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चलिए भाई 116 तो हो गया भाई, 117 पे चल दे। चलिए सर जल्दी से,
ये लीजिए आपके पास शिक्षण का क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इग्नोर मत करिए क्लास को। डेली शाम को 8 बजे क्लास मैथ की होती है। क्लास को देखिए, पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। 20-22 दिन, 15 दिन भी अगर आपके पास समय है, हमारी क्लासेज आपने देखिए, मैथ में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आज जीरो भी मैथ रहेगा तब भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बस सीखिए, बस सीखने का प्रयास करें आप। यहाँ पे प्रश्न है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित बनाने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। अच्छा, हमें बच्चों को मान लीजिए किसी चीज की क्षेत्रफल के बारे में बताना है, बच्चों को एरिया के बारे में बताना है। देखिए, इसकी अवधारणा, अवधारणा मतलब इसकी कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाना है। तो अगर हम एक शिक्षक हैं तो हम किस चीज से शुरुआत कर सकते हैं, बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। बी, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता में किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। सी, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। डी, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले आप लोग बताएं कौन सा बेस्ट तरीका होगा बच्चों को अगर क्षेत्रफल के बारे में समझाना है तो। यहाँ पे देखिए हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को, चाहे किसी भी चीज को, यहाँ तो क्षेत्रफल की बात छोड़ दीजिए, कोई भी चीज हमको समझाना है तो सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण से क्या होता है ना, बच्चे पहले ज्यादा समझते हैं, उनके माइंड में स्कीमा में वो चीज छप जाती है धीरे धीरे। ठीक है, वो चीज कोई चीज प्रत्यक्ष एग्जांपल लेकर के, उदाहरण या जैसे भी चीजें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करें, हथेली, पत्ते का, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, यही सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी इस तक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ना आगे चलता हूँ भाई, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और देखता हूं क्या राइट आंसर करते हैं। ये लगाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रमेय पे क्वेश्चन आएगा। कह रहे हैं कि ई एफ एक वृत्त की जीवा है। क्या कर रहा है, ई एफ एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। ठीक है, कितने सिंपल तरीके से उसको हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त है, क्या हमारे पास है, एक वृत्त है। लीजिए एक वृत्त हो गया। कह रहा है कि ई एफ एक वृत्त की जीवा है। तो जीवा क्या होती है, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को, अगर वृत्त की किसी भी दो बिंदु को इस बिंदु से उस बिंदु को अगर मिलाते हैं तो वृत्त की जीवा होती है। तो मान लीजिए हमारी ये वृत्त की जीवा हो गई, इसका नाम है ई और एफ हो गया। ठीक है, कह रहा है ई एफ एक वृत्त की जीवा है, ये हमारी क्या है, जीवा है। हो गया, जैसा वृत्त ने, जब हमने वृत्त बनाया तो वृत्त का सेंटर होगा, केंद्र होगा, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यानी इसकी जो लेंथ है ना, इस जीवा की लेंथ है, ये 10 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो त्रिज्या होती है। मान लीजिए यहां से हमने इसको मिला दिया, ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है त्रिज्या। हो गया, चलिए भाई। तो कह रहा है तो केंद्र से जीवा पर, ये जो केंद्र है, ये हमारा जो केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो केंद्र से इस जीवा पे डाले गए इस लंब की लंबाई, इसी को पूछ रहा है, ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे लंब कैसे डालते हैं, जैसे ही कोई, ये यहाँ पे हमारी जीवा है, तो ये वृत्त का केंद्र है, तो ये इसका लंब हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, यही सिंपल तो है। ये पूरा हमारे पास 10 है, बाहर अगर करेंगे तो ये 13 है। तो आपको एक थ्योरम, आपको एक प्रमेय पता होगी कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया जो लंब होता है, जैसे ये वृत्त की जीवा है और ये वृत्त का केंद्र से वृत्त की जीवा पे जो डाला गया लंब होता है, वो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये जो है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। एक, ये कितना हो जाएगा, 5। यहां से यहां तक आप देखते रहिएगा, यहां से यहां तक ये 5 हो गया और यहां से यहां तक 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब यहाँ पे आप बताइए, अगर ये 5 है तो मान लीजिए ये भी 5 हो गया। हमसे यही पूछ रहा है यहाँ, तो क्या ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण, ये समकोण त्रिभुज भी बनाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगता है। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दी गई है और तीसरी आपसे पूछी जा रही है तो एक ट्रिपलेट है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट हमने आपको बताया है, इसको याद कर लीजिए। समकोण त्रिभुज में के लिए जो है ट्रिपलेट, क्या, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, 1 3 4 5 होता है, 5 पे समाप्त हुआ, 3 4 5 होता है, फिर 5 से होता है 5 12 13 होता है,
ठीक है, फिर 6 से होता है 6, 8, 10 होता है, फिर 7 से होता है 7, 24, 25 होता है, फिर 8 से 8, 15, 17 होता है, ठीक है, 8 से समाप्त हुआ है, फिर 9 से 9, 40, 41 होता है, और 11 से 11, 60, 61 होता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट है, इनको याद कर लीजिए। ये कब लगता है? समकोण त्रिभुज पे लगता है। यहाँ पे एक चीज आप समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 दिया है, ये 13 दिया है, तो ये देखिए 5 है, ये 13 है, तो बीच में तीसरी भुजा कितनी होगी? 12 होगी। सिंपल सी बात है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर उसमें से 2 भुजा दी गई है, कोई तीसरी बतानी हो, तो अगर ट्रिपलेट लग रहा है तो लगा लीजिए भाई। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर 12 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3, 4, 5, 5, 12, 13, फिर 5 पे समाप्त हुआ, फिर 6 से याद कर लीजिए, 6, 8, 10, फिर 6 के बाद 7 आएगा, 7, 24, 25, 7 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8, 15, 17, फिर 9, 40, 41, 11, 60, 61, ठीक है। इस तरह से हम लगा लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो तरकीब काम नहीं करती है, सिर्फ प्रैक्टिस काम आता है। और इसके लिए भी मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, एक मिनट, चलिए भाई, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, तो जैसे हमारे पास ये वर्ग है, और इस वर्ग का ये जो विकर्ण है डी होता है, अब इसको दोगुना कर दिया जाए, डी की जगह 2d कर दिया जाए, ठीक है, ये कर दिया जाए, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाता है, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना हो जाता है, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर आप जो है इस विकर्ण को दोगुना करेंगे तो ये क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए विकर्ण हमारे पास है, ये विकर्ण है, ये डी है, जब इसको आप दोगुना करेंगे, तो आप जब दोगुना बनाएंगे तो ये इस तरह से, सॉरी, ये जब आप दोगुना करेंगे तो और बढ़ जाएगा, ये डी था अब यहां तक जाएगा, जब यहां तक जाएगा तो भाई क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। मतलब अगर हमारा विकर्ण दोगुना होगा तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, लिख लीजिए, ठीक है। अगर हमारा विकर्ण दोगुना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है, अगर हमारी भुजा भी दोगुनी होती है, ठीक है, तब भी हमारा विकर्ण भुजा अगर हमारी दोगुनी हो जाएगी, भुजा, तब भी हमारा क्षेत्रफल 4 गुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि विकर्ण दोगुना हो जाए, ये विकर्ण दोगुना, भाई जब ये दोगुना होगा, इतना है दोगुना होगा, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखेगा, ठीक है। चलिए, अब यही चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर विकर्ण दोगुना है तो भुजा कितनी गुनी हो जाएगी? भुजा, यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह भुजा, तो भुजा भी दोगुनी होगी, मतलब भुजा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा विकर्ण दोगुना है तो भुजा भी दोगुनी होगी, भुजा भी क्या होगी? दोगुनी होगी, लेकिन क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर। और ये लीजिए आपके पास 2014 पेपर का अंतिम प्रश्न है, और बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि, यानी कि ये जो प्रश्न है यहाँ पे कि राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती हैं, तो ये कहता है कि मैं पहले उसको जोड़ूं, जमा करूं कि घटाऊं, कि गुणा करूं, कि भाग करूं। ये जो प्रश्न है क्या बताते हैं? राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। बताएं भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखता हूं क्या राइट आंसर आप लोग बताते हैं, बताएं भाई। यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर जहां पर भी प्रश्न में, अगर कहीं पर भी प्रश्न में आपसे जमा करने की बात करे, घटाने की बात करे, गुणा करने की बात करे, आपसे किसकी, यहाँ पे किसकी बात करे? गुणा करने की बात आपसे करे या भाग की, तो ये गणितीय संक्रियाएं होती हैं। ये संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं का मतलब ये होता है गुणा,
जोड़, ठीक है, सॉरी, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, गुणा भाग। याद रखिएगा, गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? शब्द ये जो है गणितीय संक्रियाएं क्या होती है मैथ में? तो गणितीय संक्रियाएं का मतलब ये होता है, जैसे बच्चों को नहीं कहा जाता है भाई बच्चों को गणितीय संक्रियाएं पढ़ाइए, तो गणितीय संक्रियाएं एक चैप्टर है जिसमें बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया जाता है। तो बताइए भाई यहाँ पे राजन के सामने समस्याएं आ रही हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जोड़े घटाए कि गुणा करे कि भाग करे। तो ये जो है कि राजन को संख्या संक्रियाओं को ये नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग वो नहीं समझ पा रहा है। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, गणितीय संक्रियाएं जहां पर भी बात आए, जहां पे भी जोड़ घटाना गुणा भाग की बात आएगा, तो यहाँ पे गणितीय संक्रियाएं संक्रियाएं शब्द जरूर आएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये क्यों भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 2014 का पेपर जो मैंने आपको मैथ को कराया। आपको मैथ समझ में आया होगा। डेली आप क्लास करिए, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन को 2 बार देखिए, समझने का प्रयास करिए। मैथ एक ऐसा विषय है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कॉन्सेप्ट सीखिए मैथ का, वहां पे रटना नहीं। मैथ एक ऐसा विषय, आप रट नहीं सकते इसको। ठीक है, शिक्षण को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, एक कॉपी बना लीजिए, कोई नई जानकारी मिली, अभी भी समय है, 15 दिन भी 20 दिन भी समय है। मैथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैथ को आप छोड़ नहीं सकते। आप ये धारणा बनाए होंगे कि मैथ छोड़ देंगे बाकी सब सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, ना ना ना, मैथ पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, अच्छा स्कोर मिनिमम करना होगा आपको। ये आपके 2014 पेपर था, और यहाँ पे इसकी आंसर की दी हुई है 2014 पेपर, गणित पेपर फर्स्ट प्राइमरी का। ये हमारा नंबर है 89 240 22 352। अगर अभी भी आप यूपीटीटी प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं, 2-3 दिन का आपके पास समय है, पीडीएफ अभी भेज दिया जा रहा है। जो लोग हमारे साथ यूपीटीटी प्रैक्टिस बैच से जुड़े हुए हैं, उसकी फीस मात्र आपकी मात्र 299 है, 299 रुपए फीस है। आपके पास 2-3 दिन का और समय है। ठीक है, आप 10-11 तारीख तक आप चाहें तो जुड़ सकते हैं बैच से। आपको पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस क्लास सब मिलेगी। शाम को 8 बजे क्लास होती है मैथ की। अब कल कराएंगे 2016 पेपर, 2022 तक के पेपर को आप करिए ना, धीरे धीरे आपका मैथ समझ में आएगा कि सर क्या क्वेश्चन पूछा है, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, आपके पास समय है। विद पीडीएफ बैच से जुड़ जाएंगे यूपीटीटी प्रैक्टिस व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आपको सभी पीडीएफ और क्लासेस मिलती रहेंगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, निराश मत होइए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मैं अपनी क्लास में बताया भी हूं कि जो भी आपके पास समय है आप कैसे तैयारी करेंगे। टेस्ट डेली दीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, जहां पे आपका कमजोरी है थ्योरी भी अपना कंप्लीट करते रहिए। ये अच्छा तरीका। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।